हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगने के लिए जो राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 में, उसके क्या इफेक्ट रहेंगे। तो बेसिकली देखिए, कर्क लगने की जो कुंडली है उसके राशि के स्वामी है चंद्रदेव, और चंद्रदेव की राहु के साथ में ना बनती है ना केतु के साथ में बनती है। तो ऑब्वियसली ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, ऐसा सबको लगना जेन्युइन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा क्योंकि राहु देव यहाँ पे आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, उच्च की राशि में आ रहे हैं। तो ये आपको बेनिफिट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ओनली कंडीशन इज़ दैट कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, वो नीच अवस्था में ना हो तो बेटर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं राहु देव की। सबसे पहले तो राहु देव जब आपके 11th हाउस में आएंगे तो सबसे पहले तो वो मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे। हर राशि में 3 नक्षत्र मिनिमम होते ही होते हैं। तो इन तीनों नक्षत्र के अकॉर्डिंग हर ट्रांजिट में उस डिफरेंट प्लैनेट के जो फल हैं वो आना शुरू हो जाता है। जैसे राहु देव भले ही वृषभ राशि में आएंगे, उच्च की राशि में आएंगे, लेकिन वो 3 नक्षत्र से होकर आएंगे, मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र एंड एट द सेम टाइम कृतिका नक्षत्र। तो इन तीनों फेजेस में, इन तीनों ड्यूरेशन में उनके जो फल है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं राहु और मंगल की। मंगल यहाँ पे क्यों? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल देव है। तो राहु और यहाँ पे इस ड्यूरेशन में जब मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे वृषभ राशि में, तो ये मंगल और राहु दोनों के जैसा मिक्स फल देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस के भी लॉर्ड है। अति कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है मंगल आपके लिए कर्क लगने के लिए। तो मंगल का पोजीशन सबसे पहले आपने नोट करना है। अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच के नहीं है तो मान के चलिए कि इस ड्यूरेशन में आपको आपके वर्क के थ्रू या फिर आपका जो संतति है या फिर सडन गेन जिसे हम कहते हैं लाइक शेयर मार्केट, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलना तय है। अगर ये कॉम्बिनेशन ये आपके प्रॉमिस है आपके बर्थ चार्ट में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये सडन गेन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं राहु की चंद्र के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में। जब चंद्रदेव के नक्षत्र में राहु देव आएंगे तो बेसिकली देखिए आपका जो माइंड है वो इस तरीके से एनालिटिकल बन जाएगा कि आप हर चीज़ में अपना फ़ायदा पहले सोचेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस डील क्रैक करनी है, ऑब्वियसली बिजनेस में हमेशा इंसान पहली बार अपना फ़ायदा ही सोचता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जो भी एक्टिविटी होगी आपकी लाइफ में, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो 6 मंथ का जो पीरियड रहेगा, उस पर्टिकुलर पीरियड में जब राहु देव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड ही आएगी। तो ये थिंकिंग से आपको थोड़ा बचना है। थोड़ा डोनेशन वगैरह कीजिए उस टाइम पे, जितना हो सके उतना, पॉसिबल जितना हो आपसे उतना। और इसके अलावा राहु देव का ये चंद्र के नक्षत्र से गोचर आपको आपके खुद की एनालिटिकल थिंकिंग से गेन दिलाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग गेन होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा गेन होगा ये। उसके बाद में राहु देव जब सूर्य के नक्षत्र में आएंगे, सिंपल है, अगर आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टरशिप में है या फिर गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम कर रहे हैं, बहुत फ़ायदा होगा। आपके पिता का आप आदर कीजिए, आपके पिता का सम्मान कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें। बिकॉज आपका जो सन है वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड बनता है। 2nd हाउस का लॉर्ड होके कृतिका नक्षत्र में राहु सन के नक्षत्र में जब आएंगे तो 2nd हाउस एंड 11th हाउस दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों का कनेक्शन हो रहा है। तो फैमिली के थ्रू आपका इनकम बढ़ेगा। फैमिली को आप सपोर्ट कीजिए, या फिर फैमिली का एक जो होता है घर में आपके पिता जो होंगे उनका अगर आप, या फिर बुज़ुर्गों का अगर आप आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे आपके वर्क लेवल पे, आपके बिजनेस में या फिर आपके जॉब में, जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है आपका नया कोई फैमिली मेम्बर भी आपके फैमिली में ऐड हो सकता है। अगर ये जो ड्यूरेशन रहेगा ना 6 मंथ का, जब राहु देव 3rd स्टेप में जाएंगे, मतलब कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो उस ड्यूरेशन में आपके फैमिली में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। किसी को कोई, अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं तो बच्चे भी आप इस पीरियड में आपके जन्म ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो मैरिज के भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। स्पेशली लव मैरिज के लिए कुछ सिचुएशन बनेगी, लेकिन लव मैरिज होगा नहीं। वो डिपेंड करता है आपकी पूरी चार्ट के ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर। अगर वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, प्रॉमिस है ये चीज़ें, तो डेफिनेटली इस पूरे ड्यूरेशन में, इस गोचर काल में वो इवेंट ट्रिगर होंगे ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जनरल देखा जाए राहु का गोचर कर्क लगने के लिए, तो
सैटर्न की वजह से आपका मैरिज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे बनते हैं, बिकॉज सैटर्न आपका स्व राशि में शशयोग बना के 7th हाउस में आए हैं। तो जिन लोगों का शादी का एज हो चुका है, जिनकी शादी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी या फिर 7th हाउस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये जो पीरियड है ये काफ़ी लिमिटेड रहेगा, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के वो टाइमिंग वगैरह जो भी है वो सारा रिकॉर्ड करके रखें और उस ड्यूरेशन में ही ये डिसीजन ले। उसके बाद बात करते हैं केतु देव की। केतु देव जब आएंगे आपके वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो राशि में, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नक्षत्र होगा वो बुधदेव का होगा। बुधदेव के नक्षत्र में यहाँ पे अगर बुध की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, बुध नीचावस्था में है, 9th हाउस में है, आपके लिए आपकी चार्ट में बुधदेव अगर 9th हाउस में और वहाँ पे शुक्रदेव उनके साथ में नहीं है या फिर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो लव अफेयर या लव रिलेशनशिप चल रहा था उसमें आपके पार्टनर के साथ में झगड़े होना तय है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने एनालिटिकल थिंकिंग पे या फिर जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपने फैमिली को या फिर अपने पार्टनर को टाइम देना भी आपके लिए ज़रूरी बनता है। तो उसके लिए भी आप थोड़ा फोकस करें। उसके बाद में जब केतुदेव शनि के नक्षत्र में आएंगे तो 100% ये इवेंट आपका ट्रिगर होगा, जिसमें आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है अगर सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो, और सैटर्न की ही आपकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो डेफिनेटली ये केतुदेव आपका कोई ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा देंगे पब्लिक डोमेन से रिलेटेड, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन करना पड़े। इस तरीके से हो सकता है रियल इस्टेट में भी आप कुछ न्यू ओपन करने के चांसेस हो या फिर रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है जब केतुदेव शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मैरिज लाइफ के लिए अगर बात करें तो जो भी आपका लव मैरिज से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन मार्क होगा दिमाग में, अगर आप करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी ये टाइम अच्छा है। आपके दिमाग में इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आएगी और काफ़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता हुआ आपको इसमें दिखाई देगा इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। उसके बाद में बात करते हैं केतु देव जब विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो ये आपके लिए कैसे रहेगा। तो बेसिकली देखिए, केतु देव विशाखा नक्षत्र से जाएंगे मतलब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 6th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, बिकॉज उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि आपके 6th हाउस में आती है और दूसरी राशि जो है उनकी आपके 9th हाउस में आती है, फादर के हाउस में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात अगर हम करें तो जुपिटर जो है वो अभी गोचर में धनु राशि में ही चल रहे हैं, तो वक्री अवस्था होने के बाद में ये मार्गी हो जाएंगे, तो आपको जॉब में गेन करेंगे। जिन लोगों का प्रोफेशन टीचिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड है या फिर हीलिंग से रिलेटेड है या फिर जो अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी डोमेन में हो, उन लोगों के लिए ये काफ़ी फेवरेबल टाइम है, काफ़ी बेनिफिशियल टाइम है, क्योंकि ये इस पीरियड में आपको पॉजिटिवली आपका लक भी आपको साथ देगा, आपका वर्क प्लेस भी आपका, और आपका कंपटीशन में आपकी जीत होती रहेगी। और केतु देव जब आपके 5th हाउस में आएंगे ना, तो ये एक तरीके से इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि आपके दिमाग में मतलब एक स्पार्किंग टाइप इग्नाइट जो होता है ना, मतलब जो स्पार्क होता है ना, जो सडनली कोई चीज़ें दिमाग में आना, उस तरीके से दिमाग आपका काम करना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो इस तरीके से ये प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं राहु देव का और केतु देव का कर्क लग्न के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क लगने के लिए ये काफ़ी फेवरेबल ट्रांजिट है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से राहु या केतु आपका इम्पैक्ट हो। कोई भी ऐसे चीज़ें ना करें जिसकी वजह से इन दोनों का दोष आपको लगे और ये दोनों का बेनिफिट जो है वो बेनिफिक इफेक्ट आपके कुंडली में कम होता हुआ दिखे। ऐसी कोई चीज़ ना करें, तो ये आपको काफ़ी प्रॉफिट देने के लिए बाध्य है इस बार 1.5 साल, क्योंकि पिछला हुआ जो 1.5 साल था जब ये मिथुन राशि में थे, तब कर्क लग्न वालों को इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसेस दिए हैं, काफ़ी मेंटल डिप्रेशन दिया, आपको नींद भी नहीं आती होगी राहु देव की वजह से, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और काफ़ी खर्चा भी हुआ होगा हॉस्पिटल में वगैरह। तो इन सब चीज़ों का भी रिकवर होने का टाइम आया है, तो ये सब कुछ आपको पूरा वापस मिलेगा। ओनली द कंडीशन इज़ दैट कि आप आपका जो डेली रूटीन है उसमें कोई ऐसी गलत चीज़ ना करें जिसकी वजह से राहु या केतु आपके मैलेफिक हो जाए। जो रेमेडीज़ होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो अगर ठीक से सही से अगर फॉलो नहीं की जाए तो वो बैकफायर भी करती है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को किसी का गाइडेंस लेके करें तो दैट विल बी मोर बेटर। तो ये था प्रेडिक्शन
कर्क लग्न के लिए राहु और केतु के गोचर का 2020 में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।